Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding US tariffs on steel, aluminium जो है वो steel और aluminium पे जो US का tariff है वो it's kicked in now. तो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें कवर करना है. सेकेंड इज़ रिगार्डिंग मिशन अमृत सरोवर. ठीक है, मिशन अमृत सरोवर जो है इसके तहत जो है इंडियन रेलवेज जो है दे वुड डिग पॉन्ड्स अंडर गवर्नमेंट्स अमृत सरोवर मिशन. एंड लास्ट इज रिगार्डिंग अपार आईडी सिस्टम. अपार आईडी सिस्टम जो है ये वॉलंटरी है बट एक्टिविस्ट्स एंड पेरेंट्स रेज कंसर्न ओवर ग्रोइंग मैंडेट्स. वैसे अपार आईडी जो है ये क्या है, जैसे इट्स काइंड ऑफ वॉलंटरी थिंग कि आप अपना अपार आईडी बना सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है इसको मोर एंड मोर रेगुलराइज करके और उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला रही है, जिसके कारण थोड़ा कंसर्निंग है. ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज यूएस टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम किक्स इन. तो इसमें क्या है कि जो जैसे ही स्टील और एल्यूमिनियम का जो स्टील और एल्यूमिनियम का जो है प्राइस बढ़ेगा, जैसे यू नो दैट स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ का जो है ये स्टील जो है एक बैकबोन के रूप में काम करता है. तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही यूएस ने अगर टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिया तो दुनिया भर में भी टैरिफ्स इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण हम जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ा और एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलेगा. प्रेसिडेंट Donald Trump's increased tariffs on all US steel and aluminum imports took effect on Wednesday, stepping up campaign to reorder global trade rounds in favor of the US that drew swift retaliation from Europe. अब जो भी प्रोड्यूस है, लेट्स से इंडिया से कुछ अगर स्टील का माल अगर यूएस जा रहा है तो जो भी इंपोर्ट्स है उसमें इंक्रीज टैरिफ्स के कारण क्या है, जब टैरिफ्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है उसके कारण क्या है कि जो बाकी जो कंट्रीज़ है जो वहाँ पर भेज रही है, जो पहले से एक नॉर्म्स था कि यूरोप से बहुत सारा स्टील जो है जाएगा आपके यूएस के पास, और यूएस जो है क्योंकि कम टैरिफ लगाती थी तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहता था यूएस यूरोप का प्रोड्यूस. लेकिन अब ये बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है. मिस्टर ट्रम्प्स एक्शन टू बल्क अप प्रोटेक्शन फॉर अमेरिकन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स रिस्टोर्स इफेक्टिव ग्लोबल टैरिफ्स ऑन 25% ऑन ऑल imports of metal and extends the duty to hundreds of downstream products made from the metal, from nuts and bolts to bulldozer blades and soda cans. Really very important कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ही 25% इंक्रीज़ किया है टैरिफ पे जैसे ही 25% का जो है यहाँ पर टैरिफ इंक्रीज़ किया है जितने भी इंपोर्टेड मेटल्स है, और उसके कारण क्या है जो ड्यूटीज़ जो है ये बाकी और जो एलाइड प्रोडक्ट्स है ना, अब देखिए स्टील और एल्यूमिनियम से ले हम लोग बहुत सारे एलाइड प्रोडक्ट्स जो है वो हम फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो बाकी जो उसके उसी इंडस्ट्री के आसपास जो एलाइड इंडस्ट्री है, जैसे बुलडोज़र के वो जो ब्लेड्स बनाना हो या नट या बोल्ट क्रिएट करना, इनफैक्ट सोडा कैन भी अगर बनाना हो तो उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा. तो उसके कारण जो सोडा के प्राइसेस है वो भी अभी आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ रियली एक्सपेंसिव नाउ, क्योंकि जो पहले जो चीपर आ रहा था मेटल्स जो चीप में आ रहे थे वो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो है लग जा रहा है. क्लोज अलाइज ऑफ यूएस लाइक कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया क्रिटिसाइज द ब्लैंकेट टैरिफ विद कनाडा mulling reciprocal actions, and British Business and Trade Secretary Jonathan Reynolds saying all options were on the table to respond in the नेशनल इंटरेस्ट. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कनाडा के ऊपर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ जो है ये पुट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि बाकी जो एलाइज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक यूके, ये सारे भी बोल रहे हैं कि दे आर ऑल्सो सीइंग अदर, क्या उनके पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को भी वो ज़रूर गो थ्रू करेंगे. ठीक है. द यूरोपियन यूनियन ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट it will impose counter tariffs on US imports, retaliating against President Donald Trump's steel and aluminum tariffs hours after they came into effect. तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ कनाडा नहीं, यहाँ मैक्सिको भी आपके रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा है. यूरोप पूरा का पूरा यूरोप भी रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यहाँ पर लगाएगा. अगर यूएस उन पर टैरिफ लगाता है तो ये भी यूएस पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ये लगाएंगे. द काउंटर मेजर विल अमाउंट टू टैरिफ्स ऑन 26 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स. ठीक है, टैरिफ जो लगाएंगे 26 यूरो जो है ऑफ बिलियन गुड्स जो यूएस आएगा. ठीक है, 26 बिलियन जो यूरो का जो गुड्स है ये जो भी यूएस से इधर आता है उस पे लगाएंगे वो लोग काउंटर टैरिफ, और ये क्या करेगा 28 बिलियन जो है यूएस इसका काउंटर करेगा. जैसे 26 बिलियन लगाएंगे ये लोग, जो गुड्स यूएस से ईयू पे एंटर कर रहा है उस पर 26 बिलियन यूरो का ये लोग टैरिफ लगाएंगे. और ये उसका रेसिप्रोकल है किसका, जो यूरोप से यूएस में आता है $28 बिलियन का जो गुड्स है, जो इस पे टैरिफ में कहते, ये 28 बिलियन जो है ये टैरिफ है.
ठीक है। ये 26 बिलियन जो है ये टैरिफ है, जब ऐड हम कर देंगे टैरिफ तब ये इतना अमाउंट आ रहा है, ठीक है। ये अमाउंट और ये अमाउंट 28 बिलियन डॉलर और 26 बिलियन डॉलर। तो आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों ने इंक्रीज कर दिया है। जैसे ही 28 बिलियन हुआ इधर में यूएस जो है उसने जब टैरिफ लगा के इस प्रोडक्ट्स को 28 बिलियन डॉलर कर दिया, वैसे ही यूरोप ने क्या किया, 26 बिलियन यूरो का इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या है, काउंटर जो है टैरिफ जो है देखने को आपको मिलेगा। द फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड इनिशियली अप्लाइड दिस टैरिफ इन 2018। दे आर रिफर्ड टू एज सेक्शन 232 टैरिफ्स नेम्ड आफ्टर द प्रोविजन अंडर यूएस ट्रेड लॉ परमिटिंग टैरिफ्स ऑन रीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सेक्शन 232 जो यूएस का जो सेक्शन है वो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टैरिफ लगा सकती है, और वही सेक्शन 232 का यूज़ करके यहाँ पर टैरिफ के ऊपर टैरिफ जो है ये लगाया जा रहा है, ठीक है। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ प्लान कवर मेजर इंडियन प्रोडक्ट्स ऑफ मेजर इंडियन प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो नॉट वन कंट्री जिसको यूएस ने एग्जाम्प्ट किया है। इंडिया का जो एल्यूमिनियम और स्टील जो है ये 25% टैरिफ ने तो हिट किया ही है। साथ ही फार्मास्यूटिकल गुड्स पे भी ये इफेक्ट करेगा, टेक्सटाइल और अपैरल पे भी करेगा, लेकिन टेक्सटाइल और अपैरल पे दूसरे देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन पे ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। और साथ ही क्या है, जो एक्सपोर्ट करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स थे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हिट करेगा। तो इंडिया पे आपका स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे गुड्स पे हमें बहुत ज़्यादा फटकार जो है ये पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, डिक्लाइन होगा, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम होगा, ट्रेड इम्बैलेंस वाइड होगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हमारा और ज़्यादा कम होगा, जिसके कारण करेंसी पे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, करेंसी और ज़्यादा डीवैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर डीवैल्यूएशन का बहुत हाई मेजर चांसेस है, ठीक है। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है हमारे जो भी सेक्टर्स है, ठीक है, हमारे जो भी सेक्टर्स है उस पर इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, क्योंकि बाकी जो हमारे देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है फार्मास्यूटिकल पे आता है, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर पे तो आता ही है, पर फार्मास्यूटिकल्स एंड स्टील वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, वो भी रिड्यूस होगा। अनसर्टिनिटी इन ट्रेड पॉलिसीज डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज। वेरी ट्रू कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज जैसे बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा गारमेंट्स जो रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, लेकिन अब क्योंकि उसमें भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो एफडीआई है जितना आना चाहिए था उससे काफ़ी कम आएगा। एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन, कंपनीज फियर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में भी लोग कम मैन्युफैक्चर करेंगे क्योंकि एक डर सा बना रहेगा। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, अगर पहले हम 100 चेयर्स बनाते थे उसके लिए हमें 10 चाहिए थे लोग, अब हम क्या बनाएंगे, हम डर से सिर्फ 50 ही चेयर्स बना रहे जिसके लिए हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो ये जो 5 पहले एम्प्लॉयड थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। और साथ ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि लेबर इंटेंसिव जॉब है, और इंडिया में क्या चाहिए हमें, हम जॉबलेस ग्रोथ क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे मेजर जो सेक्टर है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म करता है, ठीक है। हमारा जो लेबर इंडस्ट्री है, लेबर हमारे पास ढेरों है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है उसमें कमी है। तो जो लेबर इंटेंसिव है, जो जॉब्स है वो क्योंकि मिलियंस एंड मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, अब उसमें भी एक क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है। दीज आर दी इफेक्ट्स ऑफ आपके जो काउंटर जो टैरिफ पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी है उसके कारण जो ये हमें देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज दैट इज ऑन द वे टू इंडिया, ठीक है। ये जो इश्यूज है ये हमें थोड़े प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं, हमारे लिए थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन रेलवेज टू डिग पॉन्ड्स अंडर गवर्नमेंट्स मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर जो है ये हमारे 2022 में इसको लाया गया था। इस अमृत सरोवर मिशन का गोल क्या है कि 75 पॉन्ड्स जो है इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, इसको हम रेजुविनेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से कामरूप मेट्रो है, ठीक है, या फिर कामरूप है, तो यहाँ का हम 75 पॉन्ड्स को रिजुविनेट करेंगे, ठीक है। रिजुविनेट जो है हम इसको करेंगे, उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स होंगे, तो बहुत सारे पॉन्ड्स को हम लोग रिजुविनेट कर पाएंगे। अब पॉन्ड्स को अगर हम लोगों ने रिजुविनेट कर दिया तो क्या होगा, बहुत सारे वहाँ पे डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, वहाँ का जो सिस्टम है वो सही रहेगा, और साथ ही इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। सो ये है हमारा अमृत सरोवर मिशन। इंडियन रेलवे जो है वो
डिग करेगा पॉन्ड्स को अंडर दी मिशन अमृत सरोवर दैट एम्स टू एड्रेस द क्रिटिकल इशू ऑफ वाटर स्केर्सिटी इन दी कंट्री। हमारे जो देश में वाटर सिक्योरिटी जो है वो बड़ा एक क्रिटिकल जो है मामला बन के आ रहा है, इन कई दिनों में जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलेगा। सो उस इशू से लड़ने के लिए अमृत सरोवर स्कीम को 2022 में लाया गया था, जिसमें क्या है हमारा गोल, मैंने अभी आपको क्या बताया, या कंस्ट्रक्ट करेंगे या रिजुविनेट करेंगे। ठीक है, रिजुविनेट मतलब कि पॉन्ड था वहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं उसको रिजुविनेट कर रहे हैं, हम उसको अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या मतलब हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकेंगे, अगर उतना नंबर ऑफ पॉन्ड्स नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम खुदाई करेंगे, खुदाई करके हम वहाँ पे पॉन्ड्स बनाएंगे, वहाँ मच्छियाँ फेंक देंगे, हम वहाँ पे पेड़ों को उगा देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम रिजुविनेट जो है करेंगे। 75 पॉन्ड्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, जितने डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक पॉन्ड जो है हम बनाएंगे, 75 पॉन्ड्स जो है हम बनाएंगे। द प्रोजेक्ट मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एज ऑफ अक्टूबर 2024, जिसमें 68,000 पॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हो गए और रिजुविनेट जो है ये हो चुके हैं। 68,000 पॉन्ड्स जो है जिनको कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसके कारण ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है और बहुत सारे रीजन्स को बहुत फायदा भी पहुंचा है। These ponds have not only addressed immediate water needs but also established sustainable water resources। अब देखिए बारिश होगा, पॉन्ड भरेगा तो पानी रहेगा गर्मियों के दिनों के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट वाटर नीड्स को भी नहीं फुलफिल कर रहा है, बल्कि जो सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स है उसके तरफ भी काफ़ी है। इंटरेस्टिंगली बहुत एक यूनिक वे है जिससे हम अपने पॉन्ड्स को रिजुविनेट और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका जो है फेज़ 2 भी लॉन्च हुआ है। फेज़ 2 लॉन्च होने के कारण जो हमारा फोकस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया और हम बेटर हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए जन भागीदारी जो है इसका कोर फंडामेंटल है। ठीक है, कि मतलब जन भागीदारी मतलब हर किसी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जो लोग हैं उन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं इन दिस मिशन। द एम इज टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस, फॉस्टर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डिलीवर लास्टिंग बेनिफिट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। वेरी ट्रू, वेरी ऑब्वियस, आपको समझ में आएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस लाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होना है, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स हमें देना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। एज अ पार्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव द गवर्नमेंट रोप्ड इन रेलवेज फॉर डीसिल्टिंग, एक्सकेवेटिंग, आइडेंटिफाइंग वाटर बॉडीज, कंस्ट्रक्टिंग न्यू वंस एंड suitable sites in the vicinity of the railway lines। वेरी वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज अ कमेंडेबल थिंग, जो मतलब किन्हीं के दिमाग में आया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे लाइन्स के आसपास बहुत सारे लोग जो है झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पानी का क्राइसिस उनको भी होता है। तो वहां के लिए रेलवे को क्या कहा गया है कि अगर कोई पॉन्ड है, अगर कोई लेक या पॉन्ड है जो पुराना हो चुका है, उसको डीसिल्ट करे, उसमें पानी भरा है, कंस्ट्रक्ट करे जो रेलवे के आसपास के विसिनिटी के लिए। और रेलवेज क्योंकि उन्हें भी काफ़ी बहुत अमाउंट ऑफ उनको भी वाटर चाहिए होता है, तो उन वाटर्स को भी हम यहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सोर्स है, गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, दैट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। रेलवे अथॉरिटीज वर टोल्ड टू रिक्वेस्ट द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई पॉसिबल साइट्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर बॉडीज नियर रेलवे वर्क साइट। तो ये जो रेलवे वर्क साइट के पास जो है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ये बोल रही है कि क्या कोई पॉसिबल ऐसा जगह है क्या जहाँ पे हम पॉन्ड्स जो है उनको हम खुदाई कर सके जो रेलवेज के आसपास हो। द एक्सकेवेटेड मटेरियल विल बी यूज्ड बाय इन द रेलवे एम्बैंकमेंट वेरेवर द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज फाउंड सुटेबल फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन। वहाँ का पानी जो है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किया जाएगा। द रेलवे वुड वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो डायरेक्टली काम करेगी, ताकि हम जो है ये जो बड़े बड़े जो पॉन्ड्स हैं, जो हमारे पॉन्ड्स हैं, उनको हम रिजुविनेट कर पाए। और ये हमारा जो मिशन है कि हम ढेरों पॉन्ड्स जो है वो बना के रखें ताकि एक क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। हमारे जो क्लाइमेट के साथ बैटल है, क्लाइमेट के साथ बैटल क्या, क्लाइमेट को सुधारने का जो काम है वो और ज़्यादा हमारे लिए आसान होते हुए रहे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली रियली गेम चेंजर। अगर इसको इंडियन रेलवेज अगर इसको अच्छे से कर पाई देन इट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर द कंट्री ऑल्सो। ठीक है, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज रिगार्डिंग अपार आईडी सिस्टम। अपार आईडी जो सिस्टम है ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है, अपार आईडी स्कूल के बच्चों को जो है वो दिया जाता है, लेकिन अपार आईडी जो है ये सिस्टम वॉलंटरी है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप रखिए, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्टिविस्ट और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे मैंडेटरी जो है वो किया जा रहा है। दिस इज समथिंग जो कि हमें देखना होगा। ठीक है, अगर आपको पता हो कि अगर आपको याद हो आधार का
जो एक्ट है, आधार का जो एक्ट है उसको बहुत बहुत इन पॉलिटिकल जो गेन्स है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल सेंस में नहीं जाएंगे, पर उसको मनी बिल के रूप में जो है पास किया गया था। अब देखिए आधार में जो है क्या हम बायोमेट्रिक अपना जो है बायोमेट्रिक जो पूरा डेटा है, हम अपना पूरा डेटा आधार को दे देते हैं, राइट, UIDAI को हम अपना पूरा डाटा दे देते हैं। तो 2017 में रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी को ये लगा कि जो जिस तरीके से इसको पास किया गया है दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड हमारा जो प्राइवेसी है उसको डायरेक्टली ये हनन करता है बाय गिविंग आवर ओन डेटा। हम जो अपना सारा डेटा दे देते हैं फ्रॉम बायोमेट्रिक टू फिंगरप्रिंट्स, राइट, बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स है और फिर क्या है आइरिस का हम स्कैन देते हैं। तो वो क्या है आधार को जो है आधार के कारण जो है गवर्नमेंट के पास हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो डेटा जो है वो उनके पास चला जाता है, जिसके कारण कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए अपार आईडी भी उसी तरीके का है। अपार पहले आधार भी वॉलंटरी था, लेकिन आप देखेंगे तो आप हर किसी के पास आधार है, ठीक है। वैसे अपार आईडी जो लाया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री है, जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लाया गया था, लेकिन ये सपोज पहले इसको बनाया गया था एज वॉलंटरी, लेकिन ये क्या है इसको फिर अपार आईडी को जो है इसको टाई किया जाता है विथ डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, जिसको ABC, जिसके कारण क्या है ये क्या है कि अब जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर आप लोगों के पास भी होगा जिसमें आपका आधार पैन सब बहुत कुछ आपका अपडेटेड रहता है, राइट। तो डिजी लॉकर और आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको हम ABC भी कहते हैं उसमें जो है ये लिंक हो जाएगा, ठीक है, टाई हो जाएगा। और जैसे ही ये टाई होगा तो इससे गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है कि अगर हमारे पास कोई पुराना डेटा है अगर हमें चाहिए होता है, बहुत बार क्या होता है पेपर जो है वो खो जाते हैं, जैसे हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स है, मेजर सर्टिफिकेट्स है, खो जाता है, लेकिन अब क्योंकि आपके पास ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो डिजिटल फॉर्म में रहने के कारण ये काफ़ी सेफ रहेगा। तो इसको गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कॉल्स इट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि आपने भाई 10th कितने परसेंटेज से पास किया, 10th आपने कब पास किया, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, सब कुछ ये एक जगह पर रहेगा। लेकिन हाउएवर अपार आईडी सिस्टम हैज ड्रॉन स्क्रूटनी ऑन डेटा प्राइवेसी एंड नेसेसिटी ग्राउंड। यहाँ पर क्या है कि डेटा जो प्राइवेसी है उस पर ये कंसर्न जो है रेज होता है, जस्ट लाइक आधार वैसे इस पे भी डेटा जो है ये कंसर्न जो है ये राइट जो है वो राइज करता है। While the Education Ministry has said in a document on its website that getting an APAR ID is not mandatory, the CBSE told in a circular in January that it expects to ensure 100% saturation of APAR ID for all students, a directive that many schools have taken as a mandate। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कहती है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट वॉलंटरी, लेकिन अपार आईडी जो CBSE है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि 100% हर बच्चे का अपार आईडी बनना चाहिए। तो आपने क्या किया, कान को सीधे ना पकड़ते हुए आपने कान को घुमा के पकड़ा CBSE की तरफ, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड जो है वो डायरेक्टली CBSE को फॉलो करते हैं और स्कूल्स ने इसको मैंडेटरी जो है वो समझ लिया है, ठीक है, इसको मैंडेटरी जो है ये समझ लिया है, जिसके कारण हर बच्चे का जो है अब अपार आईडी जो है ये बनाया जा रहा है। अपार आईडीज जो है ये लिंक किया जाता है आधार के साथ एंड सम पेरेंट्स हु आर विलिंग टू एनरोल देयर चिल्ड्रन हैव रिपोर्टेड इश्यूज लिंकिंग द स्टूडेंट्स आधार विद अपार आईडी ड्यू टू स्पेलिंग मिसमैच बिटवीन देयर नेम एंड स्कूल्स रिकॉर्ड एंड UIDAI का जो डेटाबेस है उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स को दिक्कत हो रहा है कि जैसे नेम जो है मिसमैच है, स्कूल का नेम जो है वो मिसमैच जो है दिखा रहा है। Such parents must be referred to a common service center to update children's documents, the CBSE said in its January circular। जिन भी बच्चों का ऐसा डिस्क्रिपेंसीज आ रहा है उनको एक क्विकली जो है उनको एक कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाना होगा और वहाँ पर अपना जो है वो स्टूडेंट का जो भी इशू है उसको यहाँ पर रिजॉल्व करवाना होगा। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज एडमिटेड दैट देयर इज नो लॉ टू मैंडेट अपार आईडी फॉर पेरेंट्स हु डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू एनरोल इन देयर रजिस्ट्री। लेकिन आप खुद समझिए जब स्कूल के 1000 बच्चे जो है 1000 के 1000 बच्चों का बनाया जा रहा है तो वो एक बच्चा जो अकेला रह जाएगा उसको भी अल्टीमेटली ड्यू टू पीयर प्रेशर या फिर जो टीचर्स के कारण भी या फिर स्कूल अथॉरिटीज़ के कारण भी उसको अपना अपार आईडी जो है ये बनाना ही होगा, ठीक है, बनाया ही जाना पड़ेगा, जो कि राइट टू प्राइवेसी का एक डायरेक्ट जो है काइंड ऑफ एक हिंड्रेंस जो है वो पैदा हुआ है। अगर CBSE ऐसा सर्कुलर जारी करेगी तो ऑब्वियसली जो भी CBSE मैंडेटेड स्कूल्स है वो ऑब्वियसली यहाँ पर अपना जो है स्कूल्स पे उसका नियम जो है वो लगाना बिल्कुल शुरू कर देगी, ठीक है। मेकिंग सच एन आईडी मैंडेटरी इन द स्कूल्स डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट्स द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट केस है जिसमें कहा था कि आधार
एसेंशियल आधार जो है क्या है, एक एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर ऑब्टेनिंग अपार आईडी, कैन नॉट बी मैंडेटरी फॉर एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन। ठीक है, जो भी हमारा बेसिक एजुकेशन है उसको हमें पाने के लिए हमें अपार आईडी बनाना ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आपको बेसिक एजुकेशन चाहिए तो भले आपके पास अपार आईडी है या नहीं है, आपको आपका बेसिक एजुकेशन का जो हक है वो मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पर वायलेट हो रहा है। ये ऐसा इन दिस केस जो है यहाँ पर लोगों को कंसर्न हो रहा है। अगर हम देखें UDISE+ जो सिस्टम जो अपार आईडी को मेंटेन करता है वो सिस्टम क्या है, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन स्कूल एजुकेशन है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2018-2019 टू स्पीड अप डेटा एंट्री, रिड्यूस एरर्स, इंप्रूव डेटा क्वालिटी एंड ईज ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा रिपोजिटरी रहेगा, डुप्लीकेशन ना हो, वेरिफिकेशन क्विकली हो, ठीक है, और डेटाबेस हमारा अपडेटेड रहे और इम्प्रूव डेटा क्वालिटी जो है हमारे रहे, इसीलिए एक डिपॉजिटरी जो है वो क्या है हमारा UDISE+। इट इज़ एन एप्लीकेशन टू कलेक्ट द स्कूल डिटेल्स अबाउट फैक्टर्स रिलेटेड टू स्कूल एंड इट्स रिसोर्सेज। यहाँ पर स्कूल का भी डेटा रहेगा, स्कूल के रिसोर्सेज है जैसे ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ के, उन सभी का जो डेटा है ये UDISE+ में एंटर्ड रहेगा। इट इज़ एन अपडेटेड एंड इम्प्रूव वर्जन ऑफ UDISE विच वॉज इनिशिएटेड इन 2012-2013 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसी को इम्प्रूव करके 2018-19 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कितने लोगों को कवर किया जाता है, 1.9 मिलियन स्कूल्स को कवर किया जाता है, 9.5 मिलियन टीचर्स है और इसमें 265 मिलियन स्टूडेंट्स का डेटा जो है फिल्ड है इन दिस रिपोजिटरी। It helps to measure the education parameters from class 1st to 12th in the government and private school across India। Across India में जितना भी स्कूल्स है उसका ये क्या करता है, इट मेजर्स द एजुकेशन पैरामीटर कि वहाँ पे बच्चे कितने, टीचर इस टू स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, ये सब चीज़ें जो है ये मेजर करता है। ठीक है, और मेजर क्या करना है, मतलब उसका डेटा पूरा डिपॉजिटरी है तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस स्कूल में बहुत टीचर से स्टूडेंट का रेशियो इट्स काइंड ऑफ गुड, और बाकी स्कूल्स में भी एक कोई गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें टीचर्स की संख्या ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट टीचर्स को भी सेंट इनटू दिस स्कूल। तो इस टाइप से काफ़ी ये हेल्पफुल रहता है फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मिनिस्ट्री एंड फॉर द स्कूल ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपार आईडी। और अपार आईडी का एक बार आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री, APAAR। ठीक है, अपार आईडी। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.